इसराइल का वर्ल्ड फेमस आयरन डोम एक ऐसा अनोखा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर देता है, उनको जमीन तक भी पहुंचने नहीं देता। सालों से हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट से आयरन डोम इसराइलीज को सुरक्षित रखता आया है। इस सिस्टम को दुनिया के दूसरे देश निहारते हैं, अपनाना चाहते हैं, और इसी सिस्टम के बिना पर इसराइल मिडिल ईस्ट में दूसरों पर आक्रमण करता है क्योंकि उसके अपने जो सिटीजन्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन सिर्फ पिछले एक हफ्ते में सालों के आयरन डोम इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो रेप्यूटेशन थी वो तबाह हो गई। इजराइल की हालत आज टाइट हो चुकी है और वहां के लोग दहशत में आ गए हैं। A senior intelligence official in Israel telling NBC News Israel's renowned Iron Dome missile defense system had been 90% effective, but that it's gone down to 65% in the last 24 hours. जो आयरन डोम एकदम सेफ माना जाता था, इनपेनिट्रेबल माना जाता था, वो ईरान की जवाबी कार्रवाई में पिछले एक हफ्ते में 100 या 90% एक्यूरेट तो छोड़िए, 65% मिसाइल्स भी रोक पा रहा है या नहीं। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, ईरान के मिसाइल स्ट्राइक्स और भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइल और भी कम हो रहे हैं। क्या इजराइल ने गलत मैच लगाया था जब उसने पंगा लिया ये लेटेस्ट वाला? क्योंकि यूएस ईरान टॉक्स के बीच में 13 जून को इजराइल ने हमें और डोनाल्ड ट्रंप को और पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। रातों रात ईरान के ऊपर कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी हासिल करके सबके होश उड़ा दिए थे। मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था उसे। अब इजराइल के जेट्स आराम से ईरान के ऊपर बमबारी कर सकते हैं, पूरी एयर सुपीरियरिटी है। यह चीज रशिया 3 साल में भी यूक्रेन के ऊपर ना कर पाई, जो इजराइल ने ईरान के ऊपर एक रात में कर दिया। पर इसके बाद आया ईरान का सरप्राइज। सीनियर मिलिट्री लीडर्स, साइंटिस्ट जिनको असैसिनेट कर दिया गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल लॉन्चर जिसमें भारी बमबारी की गई, तब भी ईरान इजराइल का यह हाल कर रहा है। तेल अवीव के कुछ हिस्से और गाजा में फर्क समझना आजकल मुश्किल हो गया है। मिलिट्री सेंसरशिप के बावजूद ठोस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस कमांड सेंटर, साइंस फैसिलिटीज पर मिसाइल गिराए गए हैं। साथ ही साथ ईरान के मिसाइल्स ने एक और चमत्कार कर दिखाया। Why is it always the Jewish people? We didn't do anything. Like, it wasn't us. चमत्कार यह कि करीबन 2 सालों से गाजा के ऊपर जो जेनोसाइड हो रहा है, वहां जो 55,000 लोग मारे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग 15,000 बच्चे, जिनकी मौत इजरायलीज को नहीं दिख रही थी, अब वही इजराइल्स इस बात का रोना रो रहे हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लाइफ भी होती है, सिविलियंस को क्यों मार रहे हो? हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब गिराना बुरी बात होती है। यह बात ईरान के बॉम्ब गिरने के बाद समझ में आया। तब समझ में ना आया जब गाजा के सारे हॉस्पिटल्स को एक एक करके इजराइल ने खत्म कर दिया था। अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बिलबोर्ड्स पर इश्तिहार छापे जा रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर डोनाल्ड, फिनिश द जॉब। इजराइल अमेरिका को बोल रहा है, फटकार लगा रहा है कि तुम्हें इलेक्शन में इतने पैसे दिए हैं, चलो ईरान पर जल्दी बॉम्ब गिराओ, खत्म कर दो ये पूरा काम। इजराइल अमेरिका के पॉलिटिक्स को किस हद तक कंट्रोल कर रहा है ये तो हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखा ही दिया। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया है? इजराइल तो मिडिल ईस्ट का अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर था, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर सुपर पावर था। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा विक्टिम आज एक हफ्ते में वो कैसे बन गया? थोड़े दिन पहले तो ईरान खत्म होने वाला था, आज वही ईरान तेल अवीव को खत्म करने वाला है। आज ईरान एग्रेसर हो गया है और इजराइल विक्टिम हो गया है, वो भी तब जब खुद ईरान अपाहिज है। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कैसे इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स के थ्रू रातों रात ईरान के आसमानों के ऊपर अपना परचम लहरा दिया, और इसके बावजूद कैसे ईरान ने आज भी हर रात इजराइल पर बम गिरा रहा है। सालों के सैंक्शंस के बावजूद इतने बम, इतने मिसाइल बना कैसे लिए ईरान ने? कौन से मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कौन से मिसाइल्स अभी तक मैदान में उतरने बाकी हैं? और क्या इजराइल का हाई टेक आयरन डोम और उसके इंटरसेप्टर मिसाइल सच में इतना कमजोर पड़ गए? क्यों? क्योंकि उसी आयरन डोम की एक मैथमेटिक्स है जिससे शायद इस जंग का नतीजा तय होगा। और अगर यूएस इन्वॉल्व हो भी जाता है इस युद्ध में तो उसके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, यह एपिसोड इजराइल या ईरान के पक्ष विपक्ष लेने के लिए नहीं है। हां, यह सच है कि ईरान दूध से धुला नहीं है। वहां एक फंडामेंटलिस्ट रजीम है, लोगों पर बर्बरता हुई है, और उसने भी बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह दी है, उन्हें भी तैयार किया है। लेकिन इजराइल को अब यह सोचना होगा कि जब ईरान जैसा ईवल देश उस पर बम बरसा रहा है तो दुनिया भर के लोग खास आपत्ति नहीं जता रहे, कोई सिंपैथी नहीं रख रहे इजराइल के साथ। इजराइल ने ऐसा तो कुछ किया होगा गाजा, इजराइल ने ऐसा तो कुछ किया होगा
जिससे वो आज ईरान से भी ज्यादा ईवल माना जा रहा है, और उस पर बम गिरना लोग सिर्फ कर्मा की तरफ देख रहे हैं। बहरहाल पहला मुद्दा यह है कि इजराइल ने आखिर इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ईरान के आसमानों के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया। इजराइल ने ईरान को सोते हुए पकड़ लिया। यूएस के साथ टॉक्स के बीच में हमले की ईरान को भी शायद उम्मीद ना थी, और शायद इसीलिए इजराइल ने यह टाइमिंग चुनी अपने कोऑर्डिनेटेड सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। 13 जून की रात को हमला होता है। एयरफोर्स सबसे इंपॉर्टेंट यहां। अब इजराइल की एयरफोर्स में लगभग 600 लड़ाकू विमान हैं और कई सारे अनमैन्ड ड्रोन्स भी हैं। सबसे पहले इजराइल ने अपने F-35 को आगे किया। F-35 जेट्स वेस्टर्न ईरान से एंटर करते हैं और उनका पहला निशाना होता है वहां स्थित रेडार स्टेशन और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक करना। किसी इजरायली जेट को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल पहले से ही था, क्योंकि ये F-35 थे, इनका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। उसके साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल को उन्होंने अपना निशाना बनाया। जो सरफेस टू एयर मिसाइल की जो बैटरीज होती हैं, उन्हें अपना निशाना बनाया कि अगर इसके बाद इजरायली जेट्स को डिटेक्ट भी किसी ने कर लिया तो मारोगे कैसे। ईरान के पास भी एयर डिफेंसेस थे, पर सिस्टम्स पुराने हो चुके थे। अभी भी सोवियत एरा S-200 सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ मेड इन ईरान सिस्टम्स BAVR 373 का एग्जांपल है, पर यह भी लिमिटेड तादाद में ही उनके पास है। वहां इजराइल के पास हेरॉन 3 जैसे ड्रोन्स भी थे, F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी हैं। अगर कुछ एयर डिफेंसेस ट्रिगर भी होते तो हेरॉन 3 जैसे डिकॉयज को भेजा गया था, जिससे एयर डिफेंसेस सिर्फ हेरॉन पर कंफ्यूज है, फोकस रखें और F-35 बीच में अपना सारा काम करके निकल जाए। इसके बाद इजराइल सेकेंड वेव भेजता है F-15, F-16 को, अपने 4th जनरेशन फाइटर्स को। रेडार, एयर डिफेंसेस कमजोर ऑलरेडी हो चुके थे। अब बिना किसी परेशानी के वेस्टर्न ईरान में ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट एंटर करते हैं। इजराइल का दूसरा फिर मेन निशाना होता है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके स्टोरेज एरियाज, उनके लॉन्च व्हीकल्स को अटैक करना। F-15 और F-16 ने JDAM और स्पाइस बॉम्ब से अपने टारगेट्स को निशाना बनाया। ये बॉम्ब्स काफी एक्यूरेट होते हैं और इजराइल का कहना है कि ऑलमोस्ट जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको 1/3 खत्म कर दिया था एक ही रात में। मकसद सिंपल था कि इससे पहले कि ईरान जवाबी कार्रवाई करे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करे, हम उनके मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर्स को ही इतना चोट पहुंचा दें कि वो कुछ कर ना पाए। अब आप सोचेंगे कि ईरान ने कुछ नहीं किया जब इसके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा था। सच्चाई तो यही है कि दशकों से सैंक्शंस की वजह से ईरान की एयरफोर्स को बेहद कमजोर ऑलरेडी बना दिया गया था। कुछ 300 लड़ाकू विमान हैं, पर काफी पुराने हैं। इजराइल को टक्कर देने लायक तो कुछ भी नहीं है। ईरान के 2 F-14 टॉमकैट्स को इजराइल ने जमीन पर ही अटैक कर दिया। पर वैसे भी ये F-14 1979-80s के मॉडल हुए हैं, वो अगर एयरबॉर्न हो भी जाते तो कुछ खास कर नहीं पाते। इस सब के साथ साथ इजराइल ने टॉप लीडरशिप को टारगेट किया। मिलिट्री जो लीडरशिप है उसको, फैक्ट्रीज, एयरफील्ड, न्यूक्लियर सप्लाई, साइंटिस्ट, क्योंकि याद रखिए पूरी कहानी ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ऊपर टिकी हुई है कि वो 15 दिनों के अंदर बस न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले थे। इसीलिए हमने ये सारा टारगेटिंग किया है, ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इजराइल एयरफोर्स को शायद इतनी कामयाबी हासिल नहीं होती अगर सीरिया में आज भी असद का राज चल रहा होता, पर पिछले ही साल तख्ता पलट हो गया और उस दौरान इजराइल ने मौका का फायदा उठाकर सीरिया के सारे एयर डिफेंसेस को ध्वस्त कर दिया था। इराक का एयर डिफेंस पहले से ही ध्वस्त था, यानी इजराइल ने आराम से सीरिया और इराक के थ्रू वेस्टर्न ईरान में एंटर किया, अपना काम कर दिया। नतीजा यह कि एक ही रात में इजराइल ने ईरान के आसमानों पर कब्जा कर लिया था। पर सवाल यह है कि अब एक हफ्ते बाद से ज्यादा जाकर यह एयर सुपीरियरिटी होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि काम तमाम करने के लिए ट्रंप को आवाज लगाई जा रही है, क्योंकि ईरान उस आसमान को चीरता हुआ इजराइल पर अभी भी हमला कर रहा है। और यह वॉर हिस्ट्री के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ईरान की एयरफोर्स और उसकी डिफेंसेस की कमजोरी को इजराइल ने खूब अच्छी तरीके से समझा, मगर ईरान को भी अपनी कमजोरी के बारे में पता था। इतने सैंक्शंस के बाद वो भी जानता था कि बड़े लेवल पर वो एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर सकता है, एयर सुपीरियरिटी नहीं रख सकता है। ईरान ने शायद इसी बात की प्लानिंग की थी, कैलकुलेशन की थी कि अगर कभी इजराइल या यूएस उसके देश पर आक्रमण करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर वो इराक और सीरिया के थ्रू
अपनी आर्मी तो भेज नहीं पाएगा इजराइल। और यही ईरान ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई, बैलिस्टिक मिसाइल्स में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी। बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत तेज मिसाइल्स होते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। लॉन्च के टाइम पर एक ताकतवर रॉकेट इंजन की जरूरत होती है जो मिसाइल को एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ऊपर के हिस्से में ले जाता है, फिर वहां मिसाइल का एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, फिर अंत में नीचे आते आते बेहद तेजी से एक साउंड की रफ्तार से भी ज्यादा, मैंने 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा, मार्क 5, मार्क 6 जैसे रफ्तार में अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। ऐसे मिसाइल से ईरान बिना एयर सुपीरियरिटी भी इजराइल पर हमला कर रहा है हर दिन। यह टेक्नोलॉजी आसान नहीं है, पर चाइना और नॉर्थ कोरिया ने मदद की थी। 1987 में ईरान ने अपना पहला खुद का मेड इन ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, शहाब 1, जो 300 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, 1000 किलोग्राम का पेलोड यानी एक्सप्लोजिव कैरी कर सकता है। और यह बस शुरुआत थी। ईरान की सरकार ने भर भर कर मिसाइल प्रोग्राम एंड R&D पर पैसा लगाया। आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम भी है। शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज दोनों तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। शॉर्ट रेंज में शहाब 1, ख्वाम 1, फतेह 110 जैसे मिसाइल्स हैं। अभी इजराइल पे जो मिसाइल गिर रही हैं वो सारी मीडियम रेंज है। मीडियम रेंज में ईरान के पास शादाब 3, इमाद और गदर 110 मिसाइल, खैबर शिकन जैसी रेंज जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक होती है और इनका बड़े लेवल पर इस्तेमाल अभी हो चुका है। पर सवाल यह है कि ये आयरन डोम को कैसे चीर पाए, जो फेमस आयरन डोम था। अब इजराइल की एयर डिफेंस दरअसल 4 मेन लेयर्स होती हैं। आयरन डोम, जो प्रसिद्ध आयरन डोम है, वो इस लेयरिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। पहले है बेसिक लेयर, जो आयरन डोम जिसे कहलाया जाता है, जो हमास और हजबुल्ला के शॉर्ट रेंज और छोटे रॉकेट्स को डील करता है, उसके साथ वो निपटता है। उसके बाद जो लेयर आता है उसे कहते हैं डेविड स्लिंग। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है दी एरो सिस्टम, तीसरा लेयर है एरो 2 का, जो कि शॉर्ट या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डील करता है। और चौथा लेयर है एरो 3 का, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए काम आता है। और इस इजरायली एयर डिफेंस और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के बीच मानो टेक्नोलॉजिकल शतरंज का खेल अब चल रहा हो कि किसका मिसाइल बेटर है, किसका इंटरसेप्शन बेटर है और किसके पास कितना असला बारूद है। लेयर्ड एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो इजराइल के पास बहुत सारे रेडार सिस्टम्स हैं। ईरान जैसे ही मिसाइल लॉन्च करता है, इजराइल को पता चल जाता है। फिर मिसाइल के टाइप के हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम को चुना जाता है कि कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। और हर ईरानी मिसाइल के लिए एक नहीं 2 इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए जाते हैं। इजराइल के पास इंटरसेप्टर है, यह बात तो ईरान भी जानता है, इसीलिए वो भी पीछे नहीं हटा, उसने भी और R&D किया। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल की एक प्रॉब्लम होती है कि उनका जो फ्लाइट पाथ होता है वो कहीं ना कहीं जाकर प्रिडिक्टेबल होता है। एक बार रेडार ने आपको पकड़ लिया तो उसको इंटरसेप्ट करना कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है। ईरान के शहाब 3 मिसाइल में यही प्रॉब्लम थी, तो शहाब 3 को अपग्रेड करके इमाद और गदर मिसाइल सिस्टम बनाए गए हैं। इनमें होता यह है कि ये मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल का एक सिस्टम इंप्लॉय करते हैं। इससे होता यह है कि इमाद जैसा रॉकेट जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है, जो मिसाइल, ये लंबी उड़ान के बाद भी अपने टारगेट की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन उस टाइम पर भी ये अपना रास्ता बदल सकता है, एक जिग-जैग रास्ता अपना सकता है, इंटरसेप्टर्स को चकमा दे सकता है, तो इसको गिराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गदर 1 भी यही कर सकता है और इसके साथ सबम्यूनिशंस भी लॉन्च कर सकता है। यानी गिरते वक्त छोटे छोटे कई बम रिलीज कर दो, जिसके चलते इंटरसेप्टर अगर तुम तक पहुंच भी गया तो उसका रेडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से बम को अब मैं मारूं। ईरान ने 19 जून को ऐसे सबम्यूनिशंस वाले मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इसका एक्स्ट्रा डेंजर यह हो जाता है कि ये एक से ज्यादा एरिया पर यह हमला करता है, इसका वाइड एरिया अटैक होता है। और ये जब छोटे छोटे बम जब छोड़ता है तो वो बम इमीडिएटली ना भी फट सकते हैं, कई हफ्तों बाद भी एक्सप्लोजन हो सकता है। और इसके साथ आता है एक और बड़ा सवाल। ईरान ने दावा किया है कि वो अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी तैयार कर चुका है, फतह 1 जैसे मिसाइल्स भी हैं उसके पास। जहां दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स मार्क 5, मार्क 6 के रफ्तार से आते हैं अपने टारगेट की तरफ, वहीं फतह 1 मार्क 13 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। देखिए, नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में भी 100% इंटरसेप्शन गारंटी नहीं हो सकता है, इवन फॉर द बेस्ट सिस्टम्स जो इजराइल बना ले।
अब आप सोचिए कि अब रफ्तार अगर मार्क 13 तक बढ़ जाए, माने साउंड के रफ्तार से 13 गुना ज्यादा, तो सोचिए बेस्ट से बेस्ट इंटरसेप्टर सिस्टम आपको कैसे पकड़ेगा। साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स धरती के पास उड़ते हैं, रेडार्स को उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि उन्हें ट्रैक किया जाए कि वो एटमॉस्फेरिक री एंट्री कब कर रहा है। ये तो जमीन के पास उड़ता उड़ता सीधे पास अपने टारगेट पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता है। फतह मिसाइल्स की एक और खासियत है, शादाब, इमाद, गदर में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस स्पेशल फ्यूल को जब आप तैयार करते हो, मिसाइल को रेडी करते हो, उसमें काफी टाइम लग जाता है। और अगर कोई ड्रोन्स है या स्कैनिंग है, रेडार्स ये पिकअप कर सकती हैं, सर्वेलेंस ड्रोन इस चीज को पिकअप कर सकते हैं और पहले ही रॉकेट को ध्वस्त कर सकते हैं। इसीलिए ईरान ने फतह मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्च टाइम भी काफी कम हो जाता है, एडवांस वार्निंग नहीं मिल पाती है दूसरे साइड को। और अभी तो कहा जा रहा है और भी मिसाइल्स हैं। अब देखिए, वॉर में काफी प्रोपेगेंडा भी होता है और काफी चीजें हाइप करके भी बोली जाती हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने अभी भी कुछ मिसाइल्स हैं जिसका इस्तेमाल नहीं किया है। एक है हज कासिम मिसाइल, जिसकी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बतलाई जाती है, और दूसरा है खुर्रम शहर मिसाइल, जिसका अभी तक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स में सबसे ज्यादा पेलोड कैरी करने की बात कही है, जिससे सबसे ज्यादा बड़ा धमाका हो सकता है, और ईरान कहता है यह अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब इस पूरे जंग में काफी साइंस का एक सवाल है कि किसके पास ज्यादा बेटर मिसाइल है, किसके पास ज्यादा बेटर इंटरसेप्टर है। और दूसरा आता है एक मैथ्स का सवाल, क्या ईरान के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल पहले खत्म होंगे या इजराइल के इंटरसेप्टर पहले खत्म होंगे। यह जंग एक वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है। कई सारे इजराइल और यूएस बेस्ड एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी ईरान के पास हजारों की संख्या में मिसाइल हो सकते हैं। यह सस्ते तो नहीं आते हैं, एक मिसाइल के लिए समझ लीजिए 100 से 200 मिलियन डॉलर तो लग जाता है, पर उसी मिसाइल को रोकने के लिए 5 से 10 गुना ज्यादा रकम खर्च होती है एक इंटरसेप्टर को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसे लॉन्च करने के लिए। जाहिर सी बात है कि इजराइल के पास उतने इंटरसेप्टर्स नहीं हैं जितना ईरान के पास मिसाइल्स हैं। ऊपर से ईरान ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी महारत हासिल करके रखी है। ईरान के शहीद ड्रोन्स को रशिया ने सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है यूक्रेन वॉर में। इन ड्रोन से ईरान अब एक स्वॉर्म स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहा है कि कई सारे सुइसाइड ड्रोन्स को एक साथ इजराइल की तरफ भेज दो, उनको मजबूर करो, उनको पैसा खर्च करने पर मजबूर करो, फिर उनका नुकसान करो, उनके इंटरसेप्टर्स को खर्च करा दो, उनके वीक स्पॉट्स को ढूंढो, जो इंटरसेप्शन रेट है 65%, उससे भी नीचे ले जाओ, और उसके बाद अपने असली मिसाइल्स लॉन्च कर दो। और अगर ऐसा ही होता रहा तो इजराइल के लिए एक खतरनाक पॉलिटिकल एट्रिशन भी हो सकता है। 1-2 महीने सोचिए, अगर यह जंग चलता रहा तो सवाल यह भी उठने लगेगा कि हमारी एयर सुपीरियरिटी का क्या फायदा, जब तक हमारे एयरपोर्ट, हमारे ऑयल रिफाइनरीज, हमारे सिटीजन सेफ नहीं है। 20 जून को मरसेक ने भी कह दिया कि वो हाइफा पोर्ट से अपने ऑपरेशंस रोक रहा है। अब ईरान को आर्थिक परेशानी की, सैंक्शंस की, उसको तो काफी दिनों से, काफी सालों से इसकी आदत लग चुकी है। वो तो महीनों तक बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरा सकता है डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस। लेकिन क्या सवाल यह उठता है, इजरायलीज इस बात से ओके होंगे कि उनको रात पर रात, हफ्ते पर हफ्ते, महीने पर महीने बंकर में रहना पड़ेगा? ऐसे में ही इतनी खबर आ रही है कि कितने सारे इजराइल्स अपना देश छोड़ के दूसरे जगह चले जाए। शायद इजराइल भी यह बात समझ चुका है कि जो रातों रात ईरान के मिसाइल्स को खत्म करने का प्लान था, टोटल डोमिनेशन का प्लान था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, खराब हो गया है। इसीलिए ट्रंप अंकल को बुलाया जा रहा है टू फिनिश द जॉब। पर अमेरिका के लिए भी यह करना इतना आसान नहीं है, और उनके लिए भी एक सरप्राइज है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि पेंटागन में काफी यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स का मानना है कि फोर्डो के न्यूक्लियर फैसिलिटी वो इतना अंडरग्राउंड है कि अमेरिका की शक्तिशाली जो बंकर बस्टिंग, जो 2 टन जो बड़ा बॉम्ब है, उसको भी अगर आप लगाओगे तो तबाह नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से यह काम हो पाएगा, जो ट्रंप और पेंटागन नहीं करना चाहते हैं। इस युद्ध को न्यूक्लियर कोई नहीं बनाना चाहता है, इजराइल को छोड़ के शायद। यानी ये वॉर ऑफ एट्रिशन अभी और काफी टाइम तक खिंच सकता है। शॉर्ट टर्म में इजराइल ने ईरान को सरप्राइज तो कर दिया, एयर सुपीरियरिटी भी मेंटेन कर लिया, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अपनी सेफ रखी हैं, मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन की कैपेसिटी सेफ रखी है, लगता है कि युद्ध अभी और खिंच सकता है। वो तो यूएसए का सपोर्ट है इजराइल के ऊपर, और पीछे से सप्लाई और पैसा आ रहा है। नहीं तो हाल ऐसे चल रहे हैं जिस रेट पर हो रही है चीजें कि नेतन्याहू को ही बंकर में ना भागना पड़े। और दुनिया भी कह रही है कि देखो कैसे कर्मा का चक्र घूम रहा है।
जिस देश ने बिना किसी ऑपोजिशन के, रुकावट के 55,000 लोग मार दिए गाजा में, आज वो 24 जाने जाने के बाद इतनी बुरी तरीके से तिलबिला रहा है, परेशान है, अमेरिका को गुहार लगा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मांगा जा रहा है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी गाजा का जेनोसाइड देखकर भी चुप रही। सच ही कहा है किसी ने, ऊपर वाला देख तो सब कुछ रहा है।